बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिक ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थिंग की, बट स्पेसिफिक टू मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहां पे हम बात करेंगे कि IS 3043 1987 के डिटेल प्रैक्टिस में आपको अर्थिंग के रिलेटेड कौन से नॉर्म्स दिए गए हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से हम जाएंगे, अर्थिंग का ऑब्जेक्टिव देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद IS 3043 1987 में कौन से रिलेटेड क्लॉजेस दिए हुए हैं अर्थिंग रिलेटेड, वो हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। भाई, अर्थिंग इट्स मेन गोल आर पर्सनल। हम लोग को पता है अर्थिंग क्यों करते हैं भाई, प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर शॉक लग जाए तो उस टाइम में जो करंट है हमारे बॉडी से पास होने के बजाय उस कंडक्टर थ्रू, जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस वाला होता है, उसके थ्रू पास होना चाहिए। इसको बाईपास बोलते हैं, राइट? तो बाईपास करंट अर्थिंग से फ्लो हो, ऐसा इंटेंशन होता है। बट मेन, इसका मेन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मेन गोल क्या है? आर पर्सनल एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। दो चीजें हैं, पर्सनल का भी और इक्विपमेंट का भी सेफ्टी अर्थिंग करता है। फॉल्ट करंट डाइवर्जन ये करता है, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन करता है, एंड सिस्टम रिलायबिलिटी उससे हम ऑब्वियसली वहां पे स्थापित कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर अर्थिंग काम का नहीं है तो बहुत सारी बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज में, इवन जो रो हाउसेस है उसमें प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देती है। कहाँ कहाँ पे अर्थिंग नहीं है तो ऑब्वियसली आपको शॉक लगता है बहुत सारी चीजों को हाथ लगाने के बाद। तो कैसा है, अर्थिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं चल रहा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये बेसिक है अर्थिंग का। प्रिवेंटिंग शॉक्स एंड फायर्स एंड इंश्योरिंग प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ट्रिप ड्यूरिंग फॉल्ट्स with IS 3043 1987 detailing practices like corrosion allowances। देखो अब इसमें क्या क्या है, फिर अलग क्या है? अर्थिंग तो अर्थिंग है, अर्थिंग में हम कॉपर कंडक्टर यूज करें, भाई चलो यूज कर लिया। अभी कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है, वो बात अलग है। बट इसमें IS 3043 में क्या मेंशन किया गया है कि भाई प्रैक्टिसेस लाइक करोजन अलाउंसेस, कितना करोजन अलाउड है, करोजन अलाउंसेस क्या है, फॉर कंडक्टर्स एंड स्पेसिफाइंग मटेरियल मेथड रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव लॉन्ग लास्टिंग अर्थिंग सिस्टम्स। वो अर्थिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के वजह से नहीं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के वजह से भी वहां पे वो रिलायबल बनने वाला है या फिर नहीं बनने वाला है, वो डिसाइड होता है। तो एक प्रॉपर्टी आपकी करोजिवनेस, जो करोजिवनेस यानी आप अगर देखो तो कोई भी मटेरियल होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है, उससे उससे वो करोड़ हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो करोजिवनेस अगर हम रिड्यूस कर सके तो वी कैन से दैट अर्थिंग विल रिमेन फॉर लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू करंट, राइट? सो उसी की बात यहाँ पे होने वाली है। IS 3043 के ऑब्जेक्ट, सबसे पहले अर्थिंग का ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे जनरल में। ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग इन जनरल, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए अर्थिंग के लिए, अर्थिंग के वजह से आपके सिस्टम में क्या क्या आप इफेक्टिवनेस आप एक्सपेक्ट करते हो, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है अर्थिंग का। सबसे पहला सेफ्टी, प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक बाय कनेक्टिंग एक्सपोज्ड मेटल पार्ट्स टू अर्थ। एक्सपोज्ड मेटल पार्ट से हम डायरेक्टली हाथ लगाए तो हम वहां पे प्रिवेंट हो सके, यानी अर्थिंग अगर है तो ऑब्वियसली प्रिवेंट होंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। दैट इज प्रिवेंशन फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक शॉक। प्रिवेंटिंग डेंजरस वोल्टेजेस ड्यूरिंग द इंसुलेशन फेलियर। उसके बाद फॉल्ट करंट पाथ प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस रूट फॉर फॉल्ट करंट्स। लो रेजिस्टेंस पाथ होता है, बहुत ही मिनिमम रेजिस्टेंस होता है 0.45 ओहम, लाइक दैट अर्थिंग का। तो इट इज नथिंग बट अ लो रेजिस्टेंस रूट फॉर फॉल्ट करंट्स टू फ्लो टू द ग्राउंड, enabling fuses breakers to operate quickly। यानी अर्थिंग तो अपना काम कर रहा है, बाईपास कर दिया, बट वो बता भी रहा है फॉल्ट हो गया है, एंड ऑब्वियसली वो फॉल्ट क्लियर करने का काम हमारा सर्किट ब्रेकर करता है, जो एमसीबी हमारे घर में लगाया होता है, ट्रिप हो जाता है। फिर फ्यूज जो है आपके किसका, एनर्जी मीटर जो होता है ना आपका मीटर रूम के अंदर, वो वाला वहां पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है वो फ्यूज, एंड वो फ्यूज हो बंद हो गया तो हमें फिर वॉचमैन से चाबी लाके वो ये करना पड़ता है, राइट? तो बात यहाँ पे है कि वी कैन से ये दोनों काम कर रहे हैं, ये इसको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। इक्विपमेंट प्रोटेक्शन मिनिमाइजेस डैमेज टू इलेक्ट्रिकल apparatus फ्रॉम हेवी फॉल्ट करंट्स और सर्जेस, बचा रहा है फॉल्ट होने से पहले, राइट? दैट मींस देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी, फॉल्ट करंट पाथ प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। After that, voltage stabilization helps maintain stable voltages and provides a common reference point for connected systems।
जब भी लगे आपके अर्थिंग को कि भाई ये करंट एक्स्ट्रा है, कुछ तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको बाईपास कर देगा वो। अरे समझ में, क्योंकि लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ होता है एंड करंट ऑलवेज ट्राई टू फ्लो थ्रू द लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो यहाँ पे जब करंट बढ़ेगा ना, इम्बैलेंस हो गया कुछ, तो उसको समझता है, फिर वो इम्बैलेंस वाला जो करंट है ना उसको बाईपास कर देता है, यानी स्टेबल करता है वोल्टेज को। अगर करंट स्टेबल है तो वोल्टेज भी स्टेबल है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी वहां पे है कंडक्टर के अंदर, वो तो फिक्स होता है। डिजाइन जैसे करोगे, जितना साइज का कंडक्टर लोगे उतना रेजिस्टेंस तो फिक्स है। करंट के लोड के हिसाब से करंट वैरी होने वाला है, और ऑब्वियसली करंट के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप, इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइज होगा आपका अगर आपका करंट जो है वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, ड्यू टू बाईपासिंग एक्स्ट्रा करंट। अरे समझ में, तो अर्थिंग का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। लाइटनिंग सर्ज प्रोटेक्शन की बात की जाए, सो डिसिपेट हाई वोल्टेज सर्जेस। हाई वोल्टेज सर्जेस जो है ना उसको डिसिपेट करता है। डिसिपेशन का मतलब लॉस करवाता है। देखो हाई वोल्टेज सर्जेस है, वो सर्जेस का कोई यूज है क्या, हम लोग को यूज है क्या कुछ? यानी अगर सपोज एक दिन में ऐसा बोला जाए कि अभी तक 3 चपाती खा रहे थे, अभी एक दिन आपको 7-8 चपाती दिया जाए, ये ऊपर वाला 4 चपाती कुछ फायदे का है क्या? क्योंकि आपके बॉडी को 3 लग रहा है, तो ये वोल्टेज सर्ज जो ऊपर वाला है ना वो फायदे का नहीं है, उसको डिसिपेट करना पड़ेगा किधर, तो ये करवाता है, राइट, फ्रॉम द लाइटनिंग और स्विचिंग ऑपरेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्थिंग, 4 पॉइंट हमने देखे इसमें, 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पे दिए, तो एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको लिखने होते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो अभी आएंगे हम हमारे मेन IS 3043 1987 में अर्थिंग के बारे में क्या लिखा गया। चलो की एस्पेक्ट्स क्या क्या है, अभी पहले की एस्पेक्ट देखेंगे और उसके बाद IS का जो मेन इंपॉर्टेंट क्लॉज है ना उसको भी हम देखने वाले हैं। करोसिवनेस के रिगार्डिंग वो क्लॉज आपको पढ़ना होता है, उसको याद करना है, पूछेंगे क्वेश्चन। चलो अभी देखो इसमें करोजन अलाउंसेस दिया हुआ है इस IS में। recommends increasing earthing conductor size based on soil resistivity to counteract corrosion over time as detailed in IS 3043 1987। कह रहे देखो किसके बारे में बात हो रही है वो सिर्फ याद रखो, हम देखने ही वाले हैं इसको इन डिटेल। सॉइल रेजिस्टिविटी टू काउंटरैक्ट करोजन ओवर टाइम, यानी देखो कैसा है ना, आपका अर्थिंग किधर है मुझे बताओ, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, ऐसे 2 टाइप के अर्थिंग आप करते हो। किसके नीचे होता है? ग्राउंड के नीचे होता है ना, तो सॉइल एक फैक्टर है ना, सॉइल के ऊपर है ना, तो सॉइल का जो आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी है, सॉइल रेजिस्टिविटी जो है ये काउंटरैक्ट कर रहा है करोजन के ऊपर, तो उसके हिसाब से फिर आपको मटेरियल सिलेक्शन कैसा होना चाहिए और अर्थिंग का वैल्यू क्या होना चाहिए, राइट। चलो मटेरियल स्टैंडर्ड, सो स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट्स लाइक जिंक कोटिंग आपके अर्थिंग के प्लेट के ऊपर आप कर सकते हो ऑन स्टील ट्यूब्स IS 4736 1986 फॉर करोजन रेजिस्टेंस। तो एक और IS यहाँ पे जुड़ गया 4736 1986। इंपॉर्टेंट है कि ये मटेरियल स्टैंडर्ड्स की भी बात इसमें की गई है, राइट। मेथोडोलॉजी कवर्स इंस्टॉलेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स, प्लेट्स, पाइप्स। प्लेट और पाइप ऐसे 2 टाइप के क्या होते हैं हमारे, अर्थिंग होते हैं, और उसी के हिसाब से इसको इलेक्ट्रोड बोला गया है। बैकफिलिंग विद सुटेबल मटेरियल्स, बैकफिलिंग होता है आपको पता है, सॉल्ट चारकोल मिक्सेस, अर्थिंग जहां पे है ना वहां पे ये मिक्स किया जाता है, राइट, तो मॉइस्चर कंटेंट वगैरह उससे वहां पे बचा जाए और अर्थिंग भी बहुत अच्छे तरीके से बनी रहे, तो इसलिए ये यहाँ पे यूज करते हैं टू अचीव लो अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस emphasizes achieving a sufficiently low earth resistance value। तो अर्थ रेजिस्टेंस यानी लो वैल्यू के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, which varies with equipment and soil conditions for effective operation। Then equipment, we can say equipotential bonding, so that involves connecting various metallic parts to ensure they are at the same potential preventing shock hazards। तो भाई ये जो है ना IS 3043 जो है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स है उसके, इन डिटेल नहीं है, इन डिटेल अभी हम देखने वाले हैं। तो ये जो है ना इस आइडिया, ये आइडिया दे रहा है आपको कि एग्जैक्टली IS 3043 1987 में क्या दिया गया था रिलेटेड टू व्हाट, करोसिवनेस। याद रखो करोसिवनेस फैक्टर की बात की गई है इस IS में, क्योंकि सॉइल रेजिस्टिविटी ये बहुत इंपैक्ट करती है करोसिवनेस ऑफ योर अर्थिंग मटेरियल के लिए। जो भी अर्थिंग मटेरियल वहां पे आप यूज करोगे, वो अर्थिंग प्लेट जो है उस अर्थिंग प्लेट्स पर ये सॉइल रेजिस्टिविटी इंपैक्ट करती है या फिर अदर फैक्टर्स इंपैक्ट करता है, उनकी बात यहाँ पे डिटेल में होगी। चलो बात करेंगे अभी सबसे पहला जो आपको दिया है IS 3043 1987 कोड फॉर प्रैक्टिस, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग। तो जो भी थोड़े क्लॉजेस है, की क्लॉजेस है, उसको यहाँ पे लिया गया है, उसी को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ और वही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला करोजन अलाउंस कितना है, ऑन एन एवरेज स्टील करोड्स अबाउट 6 times as fast as copper when placed in soil।
तो बात तो देखो कैसा यहाँ पे आपको क्लियर का आइडिया आ रहा है कि कौन करोड़ हो रहा है, ये सब दिया गया है इसमें कि भाई करोजन की बात हो रही है तो स्टील जो है ना 6 टाइम ज्यादा करोड़ हो रहा है किससे, एज फास्ट एज कॉपर, यानी कॉपर बेटर है कि नहीं करोजन अगर फैक्टर देखा जाए तो इस स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। द एक्सटेंट ऑफ करोजन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अगेन सॉइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है, बट ये फिक्स है कि भाई आपका जो स्टील है अगर यूज करोगे एज अर्थिंग मटेरियल तो वो 6 टाइम ज्यादा कॉपर से क्या होने वाला है, करोजन होने वाला है उसका फास्ट। फास्ट का मतलब उतना जल्दी हो जाएगा, अगर कॉपर के लिए 1 साल लगने वाला है तो ये भाई 6 साल में ही हो जाएगा, 6 महीने में ही हो जाएगा जो वहां पे होने वाला था, यानी सपोज 6 महीने में कॉपर का होने वाला था तो ये 1 महीने में ही हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो, राइट। सो ये यहाँ पे बताया गया है द जनरली एक्सेप्टेड कोरिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल एंड इट्स करोसिविटी इज एज इंडिकेटेड इन टेबल बिलो। तो यहाँ पे आप टेबल देखोगे, इस टेबल में आपको यहाँ पे टेबल पूछा जाता है सॉइल रेजिस्टिविटी एंड रिलेटेड टू करोजन। तो आप देखोगे सॉइल रेजिस्टिविटी ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मटेरियल तो फैक्टर है ही, बट जैसे हमने स्टील और कॉपर का कंपैरिजन किया उससे तो हमें पता चला कि भाई कौन अच्छा है, बट यहाँ पे सॉइल रेजिस्टिविटी आप देखोगे क्लास ऑफ सॉइल, रेंज ऑफ सॉइल रेजिस्टिविटी एज पर द क्लास ऑफ सॉइल, जितनी सॉइल रेजिस्टिविटी ज्यादा है उतना करोजन ज्यादा है, याद रखो, बराबर है, सिंपल है कि नहीं। चलो अभी देखोगे लेस देन 25 सेवरली करोसिव जो है ना सेवरली करोसिव आपकी सॉइल दिखेगी, यानी उल्टा है सॉरी, लेस देन 25 रेजिस्टिविटी जितनी कम है, रेजिस्टिविटी जितनी कम है उतना करोसिवनेस ज्यादा है। देखो सेवरली, सेवरली का मतलब बहुत ज्यादा करोसिव है, तो जितना कम है लेस देन 25 ओहम मीटर्स में आपकी सॉइल, आपकी रेजिस्टिविटी ओहम मीटर में कैलकुलेट होती है, रो से हम इंडिकेट करते हैं, रो इज इक्वल टू RL बाय A इफ यू रिमेंबर, राइट। सो यहाँ पे लेस देन 25 अगर होगा तो सेवरली करोसिव है, 25 टू 50 अगर रेंज है आपका 25 टू 50 ओहम मीटर्स देन मॉडरेटली करोसिव है, देन देखो करोसिवनेस कम होते जा रहा है ऐसे ऊपर से नीचे, और यहाँ पे आप देखोगे ऊपर से नीचे बढ़ते जा रहा है रेजिस्टिविटी, यानी जब ऊपर से नीचे व्हेन इट इज डिक्रीजिंग, when your ohm meter that means resistivity is decreasing, at the same time the class of soil that is corrosiveness of the soil due to soil is getting we can say decrease, ये increase हो रहा है और ये decrease हो रहा है, राइट। तो ये हम लोग को सिर्फ यहाँ पे समझना है 50 to 100, फिर माइल्डली करोसिव है, वेरी माइल्डली करोसिव अबो 100 ओहम मीटर्स पे आपको मिल सकता है, राइट। तो क्लास ऑफ सॉइल जो है वो हम लोग को इससे ये पता चलता है कि आपका जो क्लास ऑफ सॉइल है, क्लास ऑफ सॉइल जितना आप देखोगे हम कहेंगे कि सेवेरली करोसिव है तो उसका मतलब उसका ओहम मीटर का वैल्यू यानी रेजिस्टिविटी का वैल्यू कम है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू जितना ज्यादा उतना वो कम करोसिव है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे हम बोल सकते हैं फ्रॉम दिस टेबल। ओके चलो आगे बढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टेबल की तरफ हम जाने वाले हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये देखेंगे हम, उसके बाद ये वाला टेबल हम देखेंगे लास्ट में, राइट। तो देखो यहाँ पे these following methods can be adopted to safeguard conductor against excessive corrosion। तो अभी अगर excessive corrosion आ ही जाता है, सपोज सॉइल हमारा ऑलरेडी वहां पे है तो सॉइल को तो चेंज नहीं कर सकता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी ट्राई किए बट वो भी नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम एक्सेसिव करोजन को यहाँ पे हटाने के लिए, कम करने के लिए यूज ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं, ऊपर हम कुछ लेयर दे देंगे जिंक का वगैरह, ऐसे प्लेटिंग कर देंगे ऊपर से, राइट। So use current conducting corrosion resistant coating on steel, for example zinc coating हम करते हैं तो उससे हमारी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, राइट। यानी जो हम लोग को चाहिए मेन फैक्टर करोसिवनेस के वजह से रेजिस्टिविटी सॉरी आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया था, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है अर्थिंग के कंडक्टर का रेजिस्टेंस करोसिवनेस की वजह से क्या हो गया था, बढ़ गया था। अभी हम उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे कम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हमने किया कि यूज ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन कर सकता है, देन यूज ऑफ करंट कंडक्टिंग करोजन रेजिस्टेंट कोटिंग ऑन स्टील, जो करोजन रेजिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल जिंक कोटिंग हम यूज कर सकते हैं। देन द जिंक कोटिंग ऑन द ट्यूब शैल बी इन द अकॉर्डेंस विद IS 4736 1986 के हिसाब से ये होनी चाहिए, यानी आपका जो कोटिंग है उसके लिए अलग IS है, ये सिर्फ करोजन की बात हो रही है। इस IS 3043 1987 में किसकी बात हो रही है, करोजन। और ये जो जिंक प्लेटिंग अभी हम कर रहे हैं ये इसका सॉल्यूशन है, बट जिंक प्लेटिंग का IS कौन सा है, ये 4736 में मेंशन है 1986, हॉट डिप जिंक कोटिंग्स ऑन माइल्ड स्टील ट्यूब्स
फर्स्ट रिवीजन विद कोटिंग थिकनेस 150 माइक्रॉन्स मिनिमम। ये इन डिटेल है बहुत सारा, ये वाली चीज आपको नहीं पूछेंगे, याद रखो। आपको टेबल पूछ सकते हैं, मैंने टेबल आपको एक्सप्लेन किया। देखो, यूज स्टील कंडक्टर विद लार्ज क्रॉस सेक्शन, ये कर सकते हैं, स्टील कंडक्टर का लार्ज क्रॉस सेक्शन यूज करेंगे। हैविंग अलाउंस फॉर करोजन based on the results of the field studies on rates of corrosion, the following allowances in cross sectional area of the earthing conductor are recommended to take effect of corrosion into account, right? तो ये लास्ट वाला टेबल है जो यहाँ पे हम देखेंगे, राइट? टाइप ऑफ लेइंग ऑफ द अर्थ कंडक्टर, कौन सा लेइंग ऑफ अर्थ कंडक्टर हम यूज करें, अलाउंस टू बी कंसिडर्ड इन साइजिंग, राइट? देखो यहाँ पे पहला आप देखेंगे, कंडक्टर लेड टू सॉइल्स हैविंग रेजिस्टिविटी ग्रेटर देन 100 ओहम मीटर्स। तो जब हमने देखा था रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा था, तो ऑब्वियसली हमारा जो करोसिवनेस है, सॉइल करोसिवनेस, वो वहां पे कम हो चुका था। टॉप टू बॉटम हमने देखा वो वाले टेबल में, राइट? तो यहाँ पे हम देखेंगे रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, देखो ग्रेटर देन 100 ओहम मीटर्स है, तो वहां पे साइजिंग में नो अलाउंस इन द टू बी कंसिडर्ड इन साइजिंग में कुछ कंसिडरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे करोसिवनेस बहुत ही कम है ऑलरेडी, जो हमें चाहिए 100 ओहम मीटर से ज्यादा अगर आपका क्या है रेजिस्टिविटी है, तो ऑलरेडी करोसिवनेस बहुत ही कम है, तो नेसेसरी नहीं है साइज वगैरह चेंज करने की। क्लियर है कंडक्टर के। उसके बाद कंडक्टर्स लेड इन सॉइल्स हैविंग रेजिस्टिविटी फ्रॉम 25 टू 100 ओहम मीटर की बात की जाए, तो यहाँ पे 15% साइजिंग है, यानी वो बढ़ा सकते हो 15% साइजिंग बढ़ाने से यहाँ पे हमने देखा साइजिंग अगर बढ़ गया, यानी यूज स्टील कंडक्टर विद लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया हैविंग अलाउंस फॉर करोजन, तो ये हम करोजन को यहाँ पे कम कर सकते हैं, राइट? उसके बाद देखोगे कंडक्टर्स लेड इन सॉइल्स हैविंग रेजिस्टिविटी लोअर देन 25 ओहम मीटर्स और वेयर ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल अराउंड इलेक्ट्रोड इज कैरिड आउट, तो ये ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे बहुत नेसेसरी होता है, तो 30% साइज ऑफ द कंडक्टर आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, अलाउड है, राइट? यानी स्टैंडर्ड के 30% आप बढ़ा सकते हो। अरे समझ, स्टैंडर्ड होते हैं, पता है आपको, स्टैंडर्ड्स होते हैं करंट के हिसाब से, है ना, करंट रेटिंग के हिसाब से स्टैंडर्ड होते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो गेज में हम इसका वायर का जो मेजरमेंट है ना, गेज में करते हैं, जितना गेज ज्यादा उतना वायर छोटा होता है, जितना छोटा गेज उतना वायर बड़ा होता है, तो गेज ऐसा गेज के फॉर्म में हम वायर को परचेस करते हैं। कभी दुकान में जाओ, गेज पूछा जाता है, राइट? और उसके बाद हमारा करंट रेटिंग आता है, गेज के हिसाब से करंट रेटिंग होता है। चलो, फॉर द पर्पस ऑफ, अभी ये पढ़ेंगे हम, देखो, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अलाउंस टू बी मेड फॉर करोजन, द मिनिमम रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल एनकाउंटर्ड एट द लोकेशन ऑफ ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड्स टू बी कंसीडर्ड, द रेजिस्टिविटी विल बी मिनिमम इन वेट वेदर, यानी सिर्फ बताया गया है, देखो कि कैसे हम लोग को क्या है ना, हम लोग को चाहिए लो करोसिवनेस वाला वहां पे फैक्टर, करोसिवनेस लो चाहिए, इसलिए हमने सब ये चीज की। हमें ये जो टेबल्स भी देखे उसके रिगार्डिंग देखे। अभी यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं अलग से कि भाई वेट वेदर अगर कंडीशंस है, तो वहां पे आप देखोगे कि आपका जो रेजिस्टिविटी है वो मिनिमम रहेगा, मिनिमम रेजिस्टिविटी रहता है अगर वेट वेदर कंडीशंस है, राइट? उसके बाद thus for very mildly corrosive soils, steel conductors meeting the stability and mechanical requirement are adequate. However, the steel conductors in the soil of other types should be at least 6 mm thick if it is steel flat and have a diameter of at least 16 mm if it is in the form of steel rod, right? तो ये कैसा है, ये सिर्फ मैंने थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, इसको आप पढ़ सकते हो, सिर्फ ये आपको नहीं पूछने वाले हैं। ओके, आपको मेनली मैंने कहा क्या, टेबल, 2 टेबल आपको प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्थिंग पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IS 3043 1987 इसको पूछा जा सकता है, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे इनिशियली, राइट? सो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसको सिर्फ पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा। So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.